गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हम लोग एक नया भाग देखेंगे और वो है वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन। इसके पहले हम लोगों ने जल संसाधन के बारे में पढ़ा विस्तार से। और ये वन्य और वन्य प्राणी संसाधन जो है, जिसमें हम लोग वन के बारे में और वन में जो रहने वाले वन्य प्राणी हैं, छोटे बड़े सभी, उसके बारे में, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से। तो वन जो है और वन्य प्राणी, ये दोनों ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि वन और वन्य प्राणी जो है हमारे जीवन के हमसफ़र हैं, हमारे साथ साथ ये चलते हैं। इनके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं कई तरीक़ों से। और वन जो है पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। इसलिए हम कहते हैं कि हमें वृक्ष लगाना चाहिए। और वृक्ष के ना होने से, पेड़ पौधे के ना होने से हमें बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यह हमारे लिए एक सुरक्षा कवच है जो कि पूरे वायुमंडल में, या हम कहें पर्यावरण में, तापमान को संतुलित रखती है। और पारिस्थितिक तंत्र जो है तो उसका एक अच्छा निर्माण करती हैं। तो इनके साथ जो हमारा संबंध है बिल्कुल अटूट है। और वनों के साथ या वन्य प्राणियों के साथ हमारा जीवन बहुत ही अमूल्य है। तो हमें इन संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, इनको बचाना चाहिए और इनको बेवजह नष्ट नहीं करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि वन्य और वन्य प्राणी संसाधन में क्या कहा गया है। जैसे देख रहे हैं कि वन उस बड़े भूभाग को कहते हैं जो पेड़ पौधे और झाड़ियों द्वारा आच्छादित होते हैं, तो उसको हम लोग वन कहते हैं। वैसे बड़े भाग जहाँ पर पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, ये सारे आच्छादित होते हैं, भरे हुए रहते हैं, तो उसको हम वन कहते हैं। और इसकी विशेषता ये है कि ये स्वतः उत्पन्न होते हैं। इसको कोई मनुष्य के द्वारा रोपा नहीं जाता है, लगाया नहीं जाता है, ये खुद ही विकसित होते हैं। तो इसको हम लोग प्राकृतिक वन कहते हैं या प्राकृतिक वनस्पति के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये वन जो है वो मानव के द्वारा, मानव का इसमें किसी प्रकार की कोई सहभागिता नहीं होती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अगर मानव जो है वृक्ष लगाकर, आसपास वृक्ष लगाकर उसको एक पारिस्थितिक रूप देना चाहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं वानिकी। और वानिकी जिसमें कि जैव विविधता, वन्य प्राणियों के लिए इसको कृत्रिम रूप दिया जाता है वनों का, तो इसको हम वानिकी कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका वन और वानिकी। अब हम देखते हैं आगे कि वन संसाधन जो है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। क्यों हम वन को प्रमुख संसाधन कहते हैं? तो उसके पीछे कुछ कारण हैं और वो कारण ये है। तो पहला है कि आरंभ से ही मानव का जीवन वनों में आश्रित था। तो हम जानते हैं कि हमारे जो आदि मानव जो थे, उनका संपूर्ण जीवन वनों पर ही आश्रित था। वे वहीं रहते थे और वहीं से प्राप्त जो भी कंदमूल, फल फूल होते थे, वे खाते थे और वन ही उनका घर था। तो जहाँ से उन्होंने विकसित होना शुरू किया या सभ्यता का विकास हुआ, वनों से ही। दूसरा जो कारण है उसमें हम देखते हैं धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से क्यों? तो हम लोग जानते हैं कि महाभारत में जो भगवान राम और सीता का जो वनवास की जो कहानी हम लोग पढ़े हैं, जानते भी हैं
कि उन्हें 14 साल की जो वनवास की जो सज़ा सुनाई गई थी, तो वे वन में ही गए थे और 14 साल उसी जंगल में, वन में वे अपना जो वनवास था वो सज़ा अपना काट रहे थे। तो ये एक धार्मिक दृष्टिकोण से। दूसरा है कि एकलव्य अपने जो गुरु द्रोणाचार्य थे, जिन्होंने उन्हें धनुर्विद्या सिखाने के लिए मना कर दिए थे, तो वे जंगल में ही जाकर अपने गुरु की मूर्ति बनाकर वो वहीं पर अपना धनुर्विद्या सीखता है और अर्जुन से एक अच्छा धनुर्धारी वो बनकर दिखाता है। तो ये सारी घटना जो है, इसके अलावा और भी बहुत सारी घटनाएं हैं वो जो वनों से संबंधित है। और हिंदू धर्म में हम लोग जानते हैं कि वन में, वृक्षों में बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनकी पूजा की जाती है और वृक्षों को पुत्र के तुल्य समान माना गया है, पुत्र तुल्य माना गया है, उसको पुत्र माना गया है। फिर है पर्यावरण संतुलन में सहायक। ये तो सभी जानते हैं हम कि जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वहाँ का जो वातावरण होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है, तो संतुलित करती है। फिर है जीवों के लिए खाद्य ऊर्जा को का प्रारंभिक स्रोत वन ही है। तो वन वन में ही जितने भी जो जीव जंतु होते हैं, तो उनका जो खाद्य ऊर्जा है या हम कहते हैं फूड एनर्जी, तो उनका जो प्रारंभिक स्रोत जो है वो वन ही है, वो वनों पर ही आश्रित रहते हैं। दूसरी ओर उनका वो आवास भी है। तो इस प्रकार ये कुछ प्रमुख कारक हैं जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वन संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अगर हम वन और वन्य जीवों के वितरण के बारे में बात करेंगे तो देखते हैं कि विश्व में अगर वन विस्तार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत का स्थान जो है विश्व में 10 नंबर पर है, 10वें स्थान पर भारत का स्थान है। और यहाँ देखिए 68 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर वनों का फैलाव। इसके अलावे यहाँ आप देख रहे हैं रूस, जो कि नंबर 1 प्रथम स्थान पर है, 809 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। और उसी प्रकार मैंने क्रमशः 9 नंबर तक जो अलग अलग देश हैं उनके बारे में यहाँ लिख दिया है, क्रमशः 9वें नंबर और 10वां हमारा भारत है। अब हम देखते हैं कि 2001 में जो वनों का विस्तार था, तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19.27 क्षेत्रों में वनों का जो है विस्तार ये फैला हुआ है। तो भौगोलिक क्षेत्र की हम बात करते हैं तो 19.27 क्षेत्र में वनों का विस्तार फैला हुआ है। उसके बाद देखते हैं कि एक उपग्रह है, एक संसाधन उपग्रह जिसका नाम है लीस थ्री लीस तृतीय। तो यह एक ऐसा उपग्रह है, सुदूर संवेदी उपग्रह, और इसमें क्या है, स्कैनर के साथ कैमरे लगे होते हैं, कैमरे लगे होते हैं, सूक्ष्म कैमरे होते हैं। और ये क्या करता है, भारतीय वनों की वास्तविक स्थिति को जानने में सहायक है। तो वनों की जो वास्तविक स्थिति है, घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या है, नहीं है, तो उसको उसकी जानकारी ये लीज 3 जो कैमरा है वो देता है। अगर हम वनों की बात करते हैं तो सबसे अधिक जो विस्तार है भौगोलिक क्षेत्र में, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 90.3% भौगोलिक क्षेत्र में वनों का विकास हुआ है या विकसित है इतने भाग में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि घनत्व के आधार पर घनत्व के आधार पर वनों को कितने भाग में हम बांटे हैं, तो 5 भाग में हमने बांटा है। एक है अत्यंत सघन वन, जिसमें वृक्षों का घनत्व 70% से अधिक होगा। फिर है सघन, जिसमें 40 to 70। फिर है खुले वन, जिसमें 10 to 40%। उसके बाद है झाड़ियाँ और अन्य वन, तो इसमें 10% से कम वन हो जाएंगे, बहुत कम। और पाँचवा है मैंग्रोव वन या तटीय वन। तो ये आपका जो समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं, दलदली क्षेत्र होते हैं, वो वैसे जगहों की ये वनस्पतियाँ हैं। ये 5 जो भाग है वनों को जो हमने बांटा है सघनता के आधार पर, तो उसका
विस्तार कितने कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर है और किन किन राज्यों में ये फैला हुआ है और वनों का घनत्व कितना प्रतिशत यहाँ पर है, उसके बारे में यहाँ मैंने पूरा डिटेल दे दिया है 1 से लेकर के 5 तक। तो इसको आप देखेंगे। आगे हम जो मेन पॉइंट कुछ है तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए कि पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा क्षेत्र है, 47.6% भाग किसका, मैंग्रोव वन का। तो सबसे अधिक है आपका 47.6 जो कि पश्चिम बंगाल में है। दूसरे स्थान पर गुजरात है जहाँ पर 21% है और तीसरे स्थान पर अंडमान निकोबार है जहाँ 14% है। तो ये मैंग्रोव वन की हम बात कर रहे हैं जो कि समुद्र तटीय इलाकों में है। और यहाँ की जो वनस्पति होती है अन्य जगहों की वनस्पति से बिल्कुल अलग होगी। अगर हम बिहार की बात करते हैं, अपने बिहार की, तो जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था तो यहाँ पर बहुत वन क्षेत्र हुआ करते थे। लेकिन बिहार जब विभाजित हो गया तो वन का जो क्षेत्र है उसका अधिकांश भाग कहाँ चला गया, झारखंड में चला गया। और झारखंड का नाम उन्हीं वन और उन्हीं वनस्पतियों के नाम से झारखंड पड़ा। झार का मतलब होता है पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, और खंड का मतलब होता है भूमि। तो पेड़ पौधों की भूमि या वनस्पतियों की भूमि, तो इसी के नाम से झारखंड राज्य का नाम पड़ा। तो वहाँ चला गया। और अभी सिर्फ हमारे बिहार में सिर्फ 7.1% भाग में ही वन है, बहुत कम है। और यहाँ का जो अधिकांश भाग है, भूमि है, वो कृषि कृषि के लिए उपयुक्त है। फिर हम देखते हैं कि बिहार के 38 ज़िले, बिहार में 38 ज़िले हैं, तो 38 ज़िलों में 17 ऐसे ज़िले हैं जहाँ से वन समाप्त हो गया है, पेड़ पौधे बिल्कुल लुप्त हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं। और कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर थोड़े बहुत वन मिलते हैं, जिसमें पश्चिम चंपारण, मुंगेर, बांका, जमुई, नवादा, नालंदा, कैमूर और औरंगाबाद है। तो यहाँ पर वनों की स्थिति थोड़ी बहुत अच्छी है। और अगर हम इन जिलों की बात करेंगे तो उसका कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 3700 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर वनों का विस्तार है। तो एक प्रकार से अगर हम देखेंगे तो बिहार में जो वनों की स्थिति है, प्राकृतिक वनस्पति की स्थिति जो है, वनों की स्थिति जो है वो दयनीय है, यहाँ बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो आए दिन हमें इनका जो दुष्प्रभाव हमारे जीवन में हम देख रहे हैं, तो इनका सामना हमें करना पड़ रहा है, कर रहे हैं, हम वर्तमान में भी कर रहे हैं। जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, तापमान में वृद्धि हो रही है, वर्षा में कमी आ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं पेड़ पौधों के नहीं होने से। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसके आगे बताऊंगी प्रशासकीय दृष्टि से वनों को कितने भाग में बांटा गया है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, थैंक यू।